नमस्कार, मैं हूं तृप्ति कर्ण और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आज से उद्योग टीवी आपके लिए उद्योग और व्यापार की साप्ताहिक खबरें ला रहा है। लगातार आपका सहयोग हमें मिल रहा है, इसके लिए उद्योग टीवी आपका धन्यवाद करती है। हम जल्द ही इसका विस्तार करने जा रहे हैं। हम आपके सरोकार से जुड़ी खबरें लाते हैं। आइए देखते हैं इस सप्ताह की मुख्य आर्थिक जगत से जुड़ी खबरें। 1 जुलाई से एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक समेत 6 बैंकों के लिए बदले नियम। एक्सिस बैंक के खाता धारकों को 1 जुलाई से SMS अलर्ट के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए पुराना IFSC कोड काम करना बंद कर देगा। जुलाई से ऐसे कई बदलाव लागू हो रहे हैं। अगर आपका खाता इन 6 बैंकों में है तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से इन बैंकों ने अपनी कुछ सेवाओं के चार्जेस में बदलाव किए हैं, तो कुछ ने अपनी सेवाओं को अपग्रेड किया है। बेहतर होगा आप इन बदलाव को समझ लें ताकि बैंकिंग को लेकर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो 6 बैंक कौन से हैं और इनमें क्या बदलाव हुए हैं, चलिए समझते हैं। एक्सिस बैंक SMS अलर्ट के लिए लेगा ज्यादा फीस। एक्सिस बैंक के खाता धारकों के लिए आज से SMS अलर्ट के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। ग्राहकों को आज से वैल्यू एडेड सर्विसेज अलर्ट के लिए हर SMS के लिए 25 पैसे देने होंगे। 30 जनवरी तक चुनिंदा वैल्यू एडेड सर्विसेज अलर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वैल्यू एडेड SMS फीस 5 रुपए प्रति माह है। SMS अलर्ट फीस अधिकतम 25 रुपए प्रति माह रहेगी। हालांकि बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशनल मैसेज और OTP अलर्ट इसमें शामिल नहीं है। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए नया IFSC कोड। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई से पुराना IFSC कोड काम करना बंद कर देगा। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में 1 अप्रैल 2020 में हो चुका है। सिंडिकेट बैंक के ग्राहक आज से पुराने IFSC कोड से कोई भी लेन देन, पैसों का ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पाएंगे। उन्हें कैनरा बैंक की ओर से नया IFSC कोड जारी किया गया है। यही कोड 1 जुलाई से इस्तेमाल करना है। कैनरा बैंक ने इस बारे में कई बार सूचित भी किया है कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद सिंडिकेट बैंक के ब्रांच का IFSC कोड को बदला गया है। कैनरा बैंक के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के पुराने IFSC कोड में 10,000 जोड़ें। जैसे अगर पुराना IFSC कोड SYNB 0003687 था, तो अब इसके स्थान पर नया IFSC कोड CNRB 0001687 हो जाएगा। अगर आपका खाता IDBI बैंक में है तो ये खबर ध्यान से सुन लें। बैंक ने चेकबुक लीफ के लिए चार्जेस बदल दिए हैं। बैंक अपने ग्राहकों को हर साल 20 चेकबुक लीफ फ्री देता है। 30 जून तक कस्टमर अकाउंट खोलने के लिए 1 साल तक 60 चेक लीफ का इस्तेमाल बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कर सकता था। इसके बाद 50 चेक लीफ का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन 1 जुलाई से 20 लीफ के बाद अगर आप चेक लेते हैं तो हर चेक के लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन IDBI बैंक सबका सेविंग अकाउंट के लिए ये चार्ज नहीं लगेगा। कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक के ग्राहक नई चेकबुक लें। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय हो चुका है। दोनों बैंकों के ग्राहक को 1 जुलाई से नई चेकबुक लेना होगा। पुरानी चेकबुक काम नहीं करेगी। इस नई चेकबुक में कई नए सिक्योरिटी फीचर्स हैं। RBI की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इन दोनों बैंकों के ग्राहक तुरंत ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके पुरानी चेकबुक को नई चेकबुक में रिप्लेस कर लें। इन दोनों बैंकों का 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक में विलय हो चुका है। यूनियन बैंक ने कहा कि अगर इन दोनों बैंकों के ग्राहकों ने पुरानी चेकबुक से कोई चेक इशू कर दिया है तो उसे तुरंत नई से बदल लें, क्योंकि पुरानी चेकबुक के लिए रिकॉर्ड को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम से हटा दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किए नए IFSC कोड। 1 जुलाई से विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहकों के लिए भी नया IFSC कोड ही काम करेगा। इन दोनों बैंकों का साल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नए IFSC कोड जारी कर दिए थे। 1 जुलाई 2021 से इन दोनों बैंकों के ग्राहकों के पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे।
एसबीआई खाता धारकों के लिए 1 जुलाई से सेवाएं महंगी। एटीएम से कैश निकालने, चेकबुक के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। एसबीआई न्यू बैंकिंग चार्जेस। एक तय लिमिट के बाद कैश निकालना, फ्री चेकबुक के बाद दूसरा चेकबुक लेना अब से होगा महंगा। एक नज़र डालते हैं अब से लागू हुए एसबीआई के नए चार्जेस पर। अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो अब से आपको कुछ सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एसबीआई ने अपनी इन सेवाओं के लिए चार्जेस में बदलाव किए हैं जो 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुके हैं। एसबीआई ने एटीएम से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल करने को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं, इसलिए आप भी इन नियमों को ध्यान से समझ लें। एसबीआई ने सर्विस चार्ज बढ़ाया। अब से एसबीआई ने अपने एटीएम और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में बदलाव किया है। एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक नए चार्जेस ट्रांसफर और अन्य नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर लागू किए जाएंगे। बैंक के अनुसार नए सर्विस चार्जेस 1 जुलाई 2021 से एसबीआई बेसिस सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारकों पर लागू होंगे। एटीएम से कैश निकालना महंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम और बैंक सर्विसेज के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। एसबीआई ग्राहकों को बैंक से 4 बार से ज़्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जिसमें बैंक के एटीएम भी शामिल हैं। 4 बार पैसा निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपये और जीएसटी जोड़कर शुल्क देना होगा। सभी नई सर्विस चार्जेस 1 जुलाई 2021 से एसबीआई बेसिस सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारकों पर लागू होंगे। एसबीआई की चेकबुक हुई महंगी। एसबीआई बीएसबीडी खाताधारकों को एक वित्त वर्ष में 10 चेक लीव फ्री दी जाती है। इन पर कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अगली 10 लीव के लिए 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक पर 75 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपये और जीएसटी चार्ज देना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी। क्या होता है बीएसबीडी खाता? बीएसबीडी अकाउंट यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। इसके लिए अलग से केवाईसी की प्रक्रिया होती है। ये अकाउंट खास तौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए खोला जाता है। इस अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं होती है। इस अकाउंट में अधिकतम बैलेंस की कोई सीमा नहीं होती है। ग्राहक को मुफ्त में एटीएम कार्ड दिया जाता है। एनईएफटी, आरटीजीएस के जरिए लेन देन भी फ्री होता है। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट बंद भी करना चाहता है तो कोई चार्ज नहीं है। 1 महीने में अधिकतर 4 बार कैश निकालना फ्री है। ये खाता वहीं खुलवा सकते हैं जिनके पास पहले से कोई दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं है। जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि अब स्थायी रूप से होनी चाहिए। लगातार 8 महीनों से 1 लाख करोड़ के पार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा कि हाल के महीनों में राजस्व संग्रह में वृद्धि अब स्थायी रूप से होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही जीएसटी धोखाधड़ी से निपटने के लिए कर अधिकारियों की तारीफ की। जीएसटी की चौथी वर्षगांठ पर अधिकारियों को भेजे संदेश में सीतारमण ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में करदाताओं का आधार 66.25 लाख से लगभग 2 गुना होकर 1.28 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि लगातार 8 महीनों से जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ से अधिक है और अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व संग्रह देखा गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, पिछले साल सुविधा और प्रवर्तन दोनों क्षेत्र में सराहनीय काम किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले डीलरों और आईटीसी के कई मामले दर्ज किए गए हैं। हाल के महीनों में बढ़ा हुआ राजस्व संग्रह अब स्थायी रूप से होना चाहिए। वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच जीएसटी कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और करदाताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने जीएसटी लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के कर अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला कोई भी सुधार बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वित्त मंत्रालय 54,000 से अधिक जीएसटी करदाताओं को सही समय पर रिटर्न दाखिल करने और कर का नकद भुगतान करने पर प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें सम्मानित करेगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि पहचान किए गए इन करदाताओं में 88% से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। इसमें सूक्ष्म 36%, लघु 41% और मध्यम श्रेणी के उद्यमी 11% शामिल हैं। ये उद्यमी विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से हैं, जहां ये माल की आपूर्ति और सेवा प्रदाता कार्य करते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी करेगा। पीएम किसान FPO योजना। मोदी सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद अब मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक और योजना लेकर आई है। योजना का नाम है पीएम किसान FPO योजना। इससे पीएम किसान उत्पादन संगठन योजना भी कहते हैं। इसके तहत देश के किसानों को भारत सरकार 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इससे किसानों को खेती में कारोबार की तरह लाभ प्राप्त होगा। हालांकि अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संगठन बनाना होगा। मैदानी इलाके में काम करने के लिए 300 किसान को संगठन बनाना होगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में 100 किसानों का संगठन होना चाहिए। इसके लिए पहले कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बनाना होगा। FPO का मतलब है किसान उत्पादक संगठन, यानी किसानों का एक ऐसा ग्रुप जो किसानों की भलाई के लिए काम करता है और जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता है।